कहानी शुरू होती है कॉलिन नाम के एक लड़के से। कॉलिन इतना ज्यादा हैंडसम है कि उसकी खूबसूरती उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं लगती, लेकिन यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी परेशानी भी बन चुकी है। जैसे ही कोई लड़की उसका चेहरा देखती है, वह उसे देखते ही अपना दिल हार बैठती है और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। इसी वजह से कॉलिन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताया है। वह लोगों से दूर रहता है और अक्सर अपना चेहरा छिपा कर रखता है। कॉलिन एक अमीर परिवार का सबसे छोटा बेटा है। वह काफी सलीकेदार, समझदार और बेहद हैंडसम है। उसका बड़ा भाई ओज एक ब्लॉगर है और सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। ओज सिर्फ अपनी अच्छी शक्ल के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि वह लोगों को प्यार ढूंढने में मदद करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं उनके पिता पार्कर भी अपने जमाने में काफी मशहूर थे। जवानी में वह 200 से ज्यादा लड़कियों को डेट कर चुके थे और अब ओज का सपना है कि एक दिन वह अपने पिता से भी आगे निकल जाए। इस परिवार में जैसे हर चीज खूबसूरती और आकर्षण के आसपास ही घूमती है, लेकिन कॉलिन बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। जहां उसके पिता और भाई लोगों का ध्यान पाकर खुश होते हैं, वहीं कॉलिन इसी ध्यान से परेशान है। उसकी बस एक ही इच्छा है कि कोई उसके चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि उसके असली स्वभाव को समझकर उसे पसंद करे। कॉलिन जब भी किसी काम से बाहर निकलता है, यहाँ तक कि सिर्फ घर का सामान खरीदने के लिए भी लड़कियां उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। किसी का चेहरा लाल हो जाता है, कोई बेहोश हो जाती है और कुछ लड़कियां तो इतनी ज्यादा उत्साहित हो जाती हैं कि उनकी नाक से खून तक निकलने लगता है। उसका परिवार अपनी खूबसूरती को भगवान का आशीर्वाद मानता है, लेकिन कॉलिन के लिए यही खूबसूरती एक मुसीबत बन चुकी है। उसे लगता है कि लड़कियां उसे सिर्फ उसके चेहरे की वजह से पसंद करती हैं, उसके असली व्यक्तित्व की वजह से नहीं। दिल से कॉलिन चाहता है कि कोई ऐसा इंसान मिले जो उसके चेहरे के बजाय उसके दिल को देखे और उसे सच में पसंद करे। इसी वजह से वह ज्यादातर समय घर में ही रहता है। इतना समझदार और टैलेंटेड होने के बावजूद वह स्कूल जाने से साफ मना कर देता है। उसके कोई दोस्त नहीं है और उससे बात करने वाला भी कोई नहीं है। उसका परिवार और उसका भाई इस बात को लेकर काफी परेशान है कि कहीं ज्यादा अकेले रहने की वजह से कॉलिन की हालत और खराब न हो जाए। इन दिनों उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब हो गया है। कभी वह मछलियों से बातें करता है तो कभी अकेले ही गेम खेलता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसके साथ कोई और भी खेल रहा हो। एक रात परिवार में कोई सुझाव देता है कि कॉलिन के लिए एक बिल्ली ले आनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ जेसिका कहती हैं कि सिर्फ बिल्ली लाने से समस्या हल नहीं होगी। उन्हें लगता है कि कॉलिन को सामान्य जिंदगी जीना सीखना होगा। उसे लोगों से बात करनी होगी, घर से बाहर जाना होगा और बाहर की दुनिया को देखना होगा। तभी उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने कॉलिन को राष्ट्रीय खेल टीमों में शामिल होने के लिए भी कहा था, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। इसके बाद ओज बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ भी कॉलिन की मुलाकात करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कॉलिन ने उस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। फिर ओज कॉलिन से पूछता है कि आखिर वह किस तरह की लड़की को डेट करना चाहता है। कॉलिन आराम से जवाब देता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो प्यारी, दयालु और समझदार हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो लड़की उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी न रखती हो। यह सुनकर ओज हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके भाई के लिए ऐसी लड़की मिलेगी कैसे जो उसकी खूबसूरती से बिल्कुल प्रभावित न हो। कॉलिन को घर से बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी माँ जेसिका एक तरकीब सोचती हैं। वह कहती हैं कि अगर परिवार ऐसा दिखावा करे कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो कॉलिन मजबूरी में घर पर पढ़ाई करना छोड़कर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसी रात कॉलिन पानी पीने के लिए नीचे आता है। तभी ओज परिवार वालों से धीरे से कहता है कि अब दुखी होने का नाटक शुरू करने का समय आ गया है। जेसिका तुरंत अपनी एक्टिंग शुरू कर देती हैं। वह कहती हैं कि अब उनके पास कॉलिन की घर पर पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। उन्हें अपना सामान तक बेचना पड़ेगा और आगे से सिर्फ तले हुए अंडे और दाल खाकर गुजारा करना पड़ेगा। ये सुनते ही कॉलिन वहीं रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत बुरा महसूस होने लगता है। अगली सुबह कॉलिन रोते हुए अपने परिवार के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। वह कहता है कि उसकी वजह से परिवार ने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है और उन्हें अपना सामान बेचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह अपनी आखिरी टर्म की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल जाने को तैयार हो जाता है। परिवार वाले अपनी खुशी छिपा लेते हैं क्योंकि उनकी योजना काम कर चुकी थी, लेकिन कॉलिन एक शर्त रखता है। वह तभी स्कूल जाएगा जब वह सिर्फ लड़कों का स्कूल हो, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी लड़की को परेशानी हो। परिवार तुरंत उसकी बात मान लेता है। कम से कम अब कॉलिन आखिरकार घर से बाहर निकलने वाला था। कुछ समय बाद स्कूल जाने का दिन आ जाता है। ओज अपनी मोटरसाइकिल पर कॉलिन को हाइट्स एंड हाई स्कूल लेकर जाता है और उससे हेलमेट उतारने के लिए कहता है।
लेकिन कॉलिन मना कर देता है। वह तय करता है कि पूरे दिन हेलमेट पहने रहेगा। जैसे ही कॉलिन स्कूल के अंदर जाता है, सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। पूरे स्कूल में बातें होने लगती हैं कि आखिर हेलमेट पहनकर घूमने वाला ये नया लड़का कौन है। कॉलिन चुपचाप सबसे पीछे वाली डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और खुद को सबसे छिपाने की कोशिश करता है। तभी अध्यापिका कक्षा में आती हैं। कॉलिन को हेलमेट पहने देखकर वह रुक जाती हैं और पूछती हैं कि उसने हेलमेट क्यों पहन रखा है। कॉलिन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं सुनाई देती। अध्यापिका उसे हेलमेट उतारने के लिए कहती हैं। कॉलिन धीरे धीरे और घबराते हुए अपना हेलमेट उतारता है। जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, वहां हंगामा मच जाता है। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और कॉलिन की खूबसूरती देखकर अध्यापिका इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि मुस्कुराते हुए बेहोश हो जाती हैं। प्रधानाचार्य तुरंत वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। छात्र आपस में बातें करने लगते हैं कि नया लड़का इतना ज्यादा हैंडसम है कि अध्यापिका उसकी खूबसूरती संभाल ही नहीं पाई। वहीं कॉलिन दरवाजे के पीछे छिपकर सबकी बातें सुन रहा होता है। वह काफी शर्मिंदा और डरा हुआ महसूस करता है। आखिरकार वह वहां से भागने का फैसला करता है और लगभग स्कूल से बाहर निकलने ही वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से कोई उसे जोरदार लात मार देता है। उसे लात मारने वाला सिड था, जो पूरे स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश था और हर समय दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करता था। सिड खुद को एक छोटे से गैंग का लीडर मानता था। उसके साथ एनो और डकी नाम के 2 लड़के भी थे। तीनों खुद को बड़े गर्व से 3 सुपर हीरो कहते थे, जबकि पूरे स्कूल को पता था कि वे असल में सिर्फ बदमाश थे। जब कॉलिन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अंधेरे स्टोर रूम में पाता है। उसके चारों तरफ सिड, एनो और डकी खड़े होते हैं। सिड उसे देखकर चालाकी से मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि उन्होंने उसे यहाँ क्यों पकड़ा है। कॉलिन अभी भी थोड़ा चकराया हुआ होता है, इसलिए वह सिर हिलाकर मना कर देता है। तब सिड उसे पूरी बात बताता है। उन्हें कॉलिन से एक लड़की के पास अपना संदेश पहुंचवाना था। उस लड़की का नाम अमांडा है, जो एक मॉडल है और बीबीएम स्कूल में पढ़ती है। हर साल उसके स्कूल में ग्रेजुएशन पार्टी होती है। सिड और उसके दोस्त हर साल उस पार्टी में जाने के लिए निमंत्रण भेजते हैं, लेकिन उन्हें कभी वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती। 3 साल से यही चल रहा था और अब उन्हें लगता था कि कॉलिन उनकी यह समस्या हल कर सकता है। कॉलिन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग उससे चाहते क्या हैं। तभी सिड उसे बताता है कि अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों की ग्रेजुएशन पार्टी में आने की मांग मानती है, इसलिए अब कॉलिन को उनकी तरफ से अमांडा के पास जाकर पार्टी में आने की इजाजत मांगनी होगी। पास ही किबो नाम का एक लड़का भी खड़ा था। वह शांत और बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन सिड उसे अक्सर परेशान करता था। किबो कुछ बोलने में हिचकिचाता है। तभी सिड कॉलिन का हेलमेट उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर वह गुस्से में कहता है कि अगर कॉलिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसका भी वही हाल करेगा जो उसने हेलमेट का किया है। यह सुनकर कॉलिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे प्रधानाचार्य के ऑफिस की तरफ चला जाता है ताकि सिड की शिकायत कर सके। किबो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिन उसकी बात नहीं मानता। ऑफिस में पहुंचकर कॉलिन प्रधानाचार्य को सिड की सारी हरकतें बता देता है, लेकिन तभी प्रधानाचार्य एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर कॉलिन हैरान रह जाता है। प्रधानाचार्य आराम से बताते हैं कि सिड उनका सबसे छोटा बेटा है। वह पिछले 3 साल से उसी ग्रेजुएशन पार्टी वाली समस्या की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है और प्रधानाचार्य भी इस मामले से परेशान हो चुके हैं। फिर वह कॉलिन से साफ कह देते हैं कि अगर वह सिड की बात नहीं मानेगा तो वह इस साल उसे फेल कर देंगे। कॉलिन ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। जिस प्रधानाचार्य से उसे मदद की उम्मीद थी, वही सिड का साथ दे रहा था। उसी शाम कॉलिन स्कूल के बाहर किबो के साथ बैठा होता है। किबो उसे पीने के लिए कुछ देता है और धीरे से कहता है कि उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर उन्हें स्कूल में पास होना है तो उन्हें सिड की बात माननी ही पड़ेगी। कॉलिन गहरी सांस लेता है। फिर जब वो किबो के सच्चे और मासूम चेहरे की तरफ देखता है तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। यह पहली बार था जब कॉलिन की मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हुई थी जो सच में अच्छा था और जिसे उसके चेहरे से कोई मतलब नहीं था। पहली बार कॉलिन को समझ आया कि सच्चा दोस्त होना कैसा होता है। अगले दिन दोनों लड़के बीबीएम स्कूल पहुंचते हैं, जो लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था। जैसे ही कॉलिन स्कूल के अंदर जाता है, सभी लड़कियों को कुछ अजीब महसूस होता है। स्कूल के अंदर एक लड़का आया था। कुछ ही सेकंड में छात्राएं उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। कोई हंस रही थी, कोई चिल्ला रही थी और कोई आपस में उसके बारे में बातें कर रही थी। सभी उस अजीब लड़के को देख रही थी जिसने अपना चेहरा हेलमेट से छिपा रखा था। एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर वह अपना चेहरा छिपा रहा है तो जरूर बदसूरत होगा। थोड़ी देर बाद भीड़ में से आवाजें आने लगती हैं, हेलमेट उतारो, हमारे स्कूल में कोई बदसूरत लड़का नहीं है। बेचारा कॉलिन घबरा जाता है, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे अपना हेलमेट उठाता है। जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सारी लड़कियां कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती हैं और फिर जोर जोर से चीखने लगती हैं। इसके बाद वहां पूरी तरह हंगामा मच जाता है।
चारों तरफ एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देने लगते हैं और कई छात्राएं बेहोश हो जाती हैं। ये खबर इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ ही समय में स्कूल के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो जाती है। एक पत्रकार कैमरे के सामने उत्साह से बताता है कि एक रहस्यमयी लड़का, जिसे लोग सिर्फ बेहद हैंडसम लड़के के नाम से जान रहे हैं, सैकड़ों लड़कियों को हैरान कर चुका है। खबर में बताया जाता है कि उसकी खूबसूरती देखकर कई लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई और कई बेहोश हो गईं। दूसरी तरफ अमांडा एक फोटोशूट के दौरान यह खबर देख रही होती है। अमांडा स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक और एक प्रोफेशनल मॉडल है। खबर देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ जाती है। वह खुद से कहती है कि वही लड़का उसकी खूबसूरती को टक्कर दे सकता है। फिर वह मन ही मन तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस लड़के को अपना बनाएगी। जैसे जैसे यह खबर फैलती है, इसका असर कॉलिन के घर तक भी पहुंच जाता है। शहर भर की लड़कियां उसके घर के बाहर जमा होने लगती हैं। हर कोई बस एक बार कॉलिन को देखने के लिए बेताब था, लेकिन कॉलिन का परिवार परेशान होने के बजाय इसे कमाई का एक शानदार मौका समझ लेता है। उसके पिता पार्कर तुरंत घर के बाहर एक टिकट काउंटर लगा देते हैं और कॉलिन के बचपन की चीजें देखने के लिए लोगों से 25,000 वॉन लेने लगते हैं। वहीं उसकी माँ जेसिका घर के अंदर लोगों को घुमाने लगती हैं। वह उन्हें कॉलिन के पुराने खिलौने और उसका बचपन वाला कमरा दिखाती हैं। कॉलिन के फैंस खुशी से चिल्लाते रहते हैं और देखते ही देखते परिवार के पास खूब पैसा आने लगता है। लेकिन जब कॉलिन ये सब खबरों में देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके परिवार ने उसका इस्तेमाल किया है और उसे स्कूल भेजने की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। उसे अपने परिवार से धोखा मिला था और वह खुद को बहुत बुरा महसूस करता है। कॉलिन भीड़ भरी सड़कों पर भागने लगता है। लोग उसके पीछे भाग रहे थे और चारों तरफ उसका पीछा करने वालों की भीड़ थी। भागते भागते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बारिश भी तेज हो जाती है। आखिरकार कॉलिन एक इमारत की छत पर पहुंच जाता है। वह नीचे जमा लोगों की भीड़ को देखता रहता है और पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन ओज का था। ओज उससे कहता है, भाई बस मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉलिन पास लगी एक स्क्रीन पर चिल्लाती हुई लड़कियों की भीड़ को देखता है। फिर वह धीरे से पूछता है, क्या तुम सबने मुझे धोखा दिया? इतना कहकर वह फोन काट देता है। कॉलिन वहीं खड़ा होकर कुछ देर तक बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस करता रहता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक शांत आवाज आती है। वह आवाज कहती है, अगर तुम्हें मरना ही है तो ये तुम्हारी मर्जी है, बस मेरे सामने ऐसा मत करना। कॉलिन पीछे मुड़कर देखता है। वहां रे नाम की एक लड़की खड़ी थी। दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। न कोई घबराहट, न कोई अजीब प्रतिक्रिया और न ही कोई ऐसी परेशानी जो हमेशा कॉलिन का चेहरा देखकर होती थी। रे उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई बिल्कुल आम लड़का हो। अपनी जिंदगी में पहली बार कॉलिन के सामने कोई ऐसा इंसान था जिस पर उसकी खूबसूरती का कोई असर नहीं हुआ था। कॉलिन रे को हैरानी से देखता है और पूछता है, जब तुम मुझे देखती हो तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? रे माथे पर बल डालकर पूछती है, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसी पल कॉलिन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था जिसमें थोड़ा दर्द, गर्माहट और सुकून सब कुछ मिला हुआ था। पहली बार कॉलिन को सच में किसी से प्यार होने लगा था, लेकिन रे के दिल में उसके लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। कुछ समय बाद कॉलिन किबो के घर जाता है। वहां किबो की दादी उसे अपनी जवानी की एक कहानी सुनाती हैं। वह कहानी ऐसे प्यार की थी जो सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, भरोसे और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने से बना था। उनकी बात सुनते सुनते कॉलिन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि शायद उसकी खूबसूरती वाली समस्या उसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिली थी। शायद इसकी वजह से वह यह समझने वाला था कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। काफी समय बाद पहली बार कॉलिन को अपने अंदर सुकून महसूस होता है। अगले दिन कॉलिन और किबो साथ में बीबीएम स्कूल जाते हैं। वहां वे अमांडा से मिलते हैं और उसे सिड का दिया हुआ ग्रेजुएशन पार्टी वाला फॉर्म दे देते हैं। अमांडा कॉलिन को देखकर ऐसे दिखावा करती है जैसे उस पर उसकी खूबसूरती का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कॉलिन वहां से जाने के लिए मुड़ता है, अचानक अमांडा की नाक से खून निकलने लगता है। वह जल्दी से अपना चेहरा छिपा लेती है और समझ जाती है कि कॉलिन की खूबसूरती का असर उस पर भी हो चुका है। वहीं लड़कियों की भीड़ के बीच कॉलिन की नजर अचानक रे पर पड़ती है। वही रे जिसने उसकी जान बचाई थी और जो अकेली ऐसी लड़की थी जिस पर कॉलिन की खूबसूरती का कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले कि कॉलिन उसके पास जा पाता, बाकी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और रे एक बार फिर उसकी नजरों से गायब हो जाती है। समय बीतने के साथ कॉलिन और किबो की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। दोनों घंटों बातें करते, हंसते,
एक दूसरे की मदद करते और स्कूल की बातें आपस में शेयर करते रहते हैं। एक दिन किबो कॉलिन को एक छोटी सी दुकान पर ले जाता है। वो बताता है कि वहाँ एक लड़की काम करती है जिसे वो पसंद करता है। लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचते हैं, कॉलिन को जोर का झटका लगता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रे होती है। किबो खुशी खुशी दोनों की एक दूसरे से मुलाकात करवाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कॉलिन के अंदर उस समय क्या चल रहा है। इसके बाद कॉलिन, किबो और रे तीनों काफी समय साथ बिताने लगते हैं। वे साथ में खाना खाते, घर जाते समय साथ चलते और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते। लेकिन धीरे धीरे कॉलिन के अंदर जलन बढ़ने लगती है। रात में वह अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखता रहता और उसका दिल अंदर ही अंदर दुखता रहता। आखिरकार वो अपनी परेशानी लेकर उस एक इंसान के पास जाने का फैसला करता है जिसे वो प्यार के बारे में सबसे ज्यादा समझदार मानता था। वो था उसका बड़ा भाई ओज। लेकिन कॉलिन सीधे अपनी पहचान बताकर उसके पास नहीं जाता। वह एक डेटिंग वेबसाइट के जरिए ओज से मिलने का समय तय करता है और अपनी पहचान छिपाकर उससे मिलने पहुंच जाता है। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जैसे ही ओज को पता चलता है कि सामने बैठा लड़का उसका अपना भाई कॉलिन है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है, तो अब तुम मेरे पास प्यार की सलाह लेने आए हो, हैंडसम। थोड़ी देर बाद परिवार के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। कॉलिन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है और फिर आखिरकार कहता है, अगर तुम लोगों ने मुझे स्कूल नहीं भेजा होता तो मैं उससे कभी नहीं मिल पाता। अगली सुबह कॉलिन अपने परिवार के साथ खरीदारी करने जाता है। रास्ते भर ओज उसे प्यार को लेकर तरह तरह की सलाह देता रहता है। वह उसे बताता है कि लड़की से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे मुस्कुराना चाहिए और उसका दिल कैसे जीतना चाहिए। कॉलिन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ रे ही चल रही होती है। धीरे धीरे उसके मन में एक गलत ख्याल आने लगता है। उसे लगने लगता है कि अगर वह किसी तरह किबो और रे को एक दूसरे से अलग कर दे तो शायद रे सिर्फ उसकी हो सकती है। कुछ दिनों बाद अमांडा उनके स्कूल में आती है। उसे देखते ही पूरे स्कूल में हंगामा मच जाता है। सभी लड़के उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमांडा सीधे कॉलिन के पास जाती है। वह उसे एक रहस्यमयी मुस्कान देती है, फिर उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए बुलाती है और जाते जाते उसे एक बिल्कुल नया आईफोन भी तोहफे में दे देती है। उस शाम कॉलिन, किबो और रे तीनों एक साथ अमांडा की पार्टी में जाते हैं। पार्टी एक बहुत बड़े और शानदार क्लब में रखी गई थी। चारों तरफ तेज संगीत और चमकती हुई लाइटें थीं। कॉलिन रे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रे उस पर कोई ध्यान नहीं देती। इसके बजाय वह किबो के साथ हंसती और बातें करती रहती है। रे की हर मुस्कान कॉलिन को अंदर से और ज्यादा परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद किबो वहां से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तब कॉलिन हिम्मत करके रे से पूछता है, रे क्या तुम्हें किबो पसंद है? रे ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन तुरंत मना कर देती है। तब कॉलिन कहता है, क्योंकि किबो अमांडा को पसंद करता है। ये सुनते ही रे के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी से कॉलिन को सब समझ आ जाता है। रे सच में किबो से प्यार करती थी। कॉलिन टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला जाता है। उसी रात वह एक योजना बनाता है। वह अमांडा को फोन करके उससे एक मदद मांगता है और अमांडा उसकी बात मान जाती है। अगली शाम अमांडा की बड़ी जन्मदिन की पार्टी होती है। पूरा हॉल लाइटों, कैमरों और संगीत से जगमगा रहा था। कॉलिन और किबो साथ में वहां पहुंचते हैं और अमांडा दोनों का गर्मजोशी से स्वागत करती है। कॉलिन की योजना के मुताबिक अमांडा किबो के साथ जानबूझकर करीब होने लगती है। वह उसके साथ हंसती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे भीड़ से अलग लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद रे अपने दोस्तों को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ती है। दूसरी तरफ अमांडा और किबो एक साथ बैठे हुए थे। रे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिना कुछ कहे वहां से बाहर चली जाती है। कॉलिन तुरंत उसके पीछे भागता है और उसका नाम पुकारता है। बाहर उसे रे कांपती हुई खड़ी मिलती है। रे दुखी होकर कहती है, मुझे लगा था किबो बाकी लड़कों से अलग है। मुझे लगा था उसे खूबसूरती की परवाह नहीं है, लेकिन आखिर में सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। कॉलिन की आवाज कांपने लगती है। वह कहता है, मैं उन जैसा नहीं हूँ रे, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन रे उदास होकर उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें कभी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। कॉलिन वहीं खड़ा रह जाता है। उसने प्यार के लिए अपने दोस्त को धोखा दिया था और आखिर में उसने दोनों को खो दिया। लेकिन पार्टी में कुछ ही देर बाद हालात और खराब हो जाते हैं। वहां मौजूद सिड की नजर अमांडा और किबो पर पड़ती है। ये देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है। बाद में पार्किंग में सिड किबो को घेर लेता है और उसके साथ मारपीट करता है। कॉलिन ये सब दूर से देख रहा होता है। वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से वहीं खड़ा रह जाता है। सिड के वहां से जाने के बाद कॉलिन तुरंत किबो के पास पहुंचता है। वह उसे संभाल कर घर ले जाता है। किबो की दादी उसकी चोटों की देखभाल करती हैं। उनके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। इतना सब होने के बावजूद किबो हल्की सी मुस्कान देता है और अपने बचपन की चीजों में से एक छोटा सा कार्ड कॉलिन को दे देता है। ये वही कार्ड था जिसे कॉलिन हमेशा से पाना चाहता था। कॉलिन उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तुमने इसे संभाल कर रखा था? किबो धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, तुम मेरे
सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुनते ही कॉलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके अंदर का पछतावा और भी बढ़ जाता है। आखिरकार वह किबो को पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है। वह उसे अपनी पूरी योजना, झूठ और अपने धोखे के बारे में सब कुछ बता देता है। यह सुनते ही किबो का चेहरा बदल जाता है। वह कहता है, अगर तुमने शुरुआत में ही मुझे बता दिया होता कि तुम रे से प्यार करते हो तो मैं खुद तुम दोनों के बीच से हट जाता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मेरी सिर्फ एक गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। इसके बाद वह मुड़कर कहता है, अब दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, यहाँ से चले जाओ, धोखेबाज। कॉलिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किबो गुस्से में फिर कहता है, बाहर जाओ। और इस तरह कॉलिन ने अपना इकलौता सच्चा दोस्त भी खो दिया। काफी देर बाद कॉलिन घर लौटता है। उसके माता, पिता, भाई और दादी उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ते हैं। वे उसे देखकर काफी राहत महसूस करते हैं और उसे गले लगाना चाहते हैं, लेकिन कॉलिन कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। स्कूल में भी कभी कभी उसकी नजर किबो पर पड़ती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जो दोस्ती कभी इतनी मजबूत थी, अब उनके बीच सिर्फ खामोशी रह गई थी। एक रात कॉलिन की माँ उसके कमरे में आती हैं और धीरे से कहती हैं, कॉलिन, हमारे पास अभी भी सारी बचत है, हम कभी गरीब नहीं हुए थे, यह सब सिर्फ एक नाटक था। कॉलिन हैरानी से अपनी माँ को देखता है और पूछता है, क्यों? उसकी माँ प्यार से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अपनी जिंदगी जिए, प्यार करे और ऐसे दोस्त बनाए जो उसके दिल को समझें। बेटा, तुम असल में जिंदगी जी ही नहीं रहे थे, तुम बस खुद को दुनिया से छिपा रहे थे। उसकी माँ की बातें कॉलिन के दिमाग में घूमती रहती हैं। वह आंखें बंद करता है और उसके सामने पुरानी यादें आने लगती हैं। किबो के साथ बिताए हुए पल, साथ में खाना, छोटी छोटी बातों पर उनकी बहस और अपने दोस्त की आंखों में दिखती परवाह। तभी कॉलिन को एक बात समझ आती है, किबो सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, किबो वही इंसान था जिसने उसकी अकेली जिंदगी में खुशियां भर दी थीं। कॉलिन शुरू से ही हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करता था। खुशी हो, दुख हो या पछतावा, हर चीज का असर उस पर बहुत ज्यादा होता था। उसकी माँ प्यार से उसे देखती हैं और कहती हैं, अगर तुम्हें आखिरकार हमारे साथ सुकून मिल गया है तो अब हम तुम्हें दोबारा घर से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। कॉलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी माँ को गले लगा लेता है। पहली बार उसे समझ आता है कि उसके परिवार ने उसे सिर्फ खूबसूरती या एक परफेक्ट जिंदगी नहीं दी थी, उन्होंने हमेशा उसे अपना प्यार दिया था। अगली सुबह कॉलिन हिम्मत जुटाकर रे को ढूंढने निकलता है। वह उसके पास जाकर सब कुछ सच सच बता देता है। वह अपनी योजना, अपने झूठ, अपनी गलतियां और अपने पछतावे के बारे में रे को सब बता देता है। उस समय तक रे और किबो ने उस रात के बाद एक दूसरे से बात नहीं की थी। कॉलिन किबो के घर जाता है। वह चाहता था कि किसी तरह दोनों को फिर से साथ ला सके, लेकिन किबो उसकी तरफ देखने तक से मना कर देता है। कॉलिन शांत होकर कहता है, तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? किबो, रे तुमसे प्यार करती है। किबो की आवाज कांपती है। वह कहता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे बता नहीं सकता, मुझे डर लगता है। कॉलिन प्यार से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तो मुझे बताओ, तुम उसके बारे में क्या महसूस करते हो? किबो का चेहरा थोड़ा शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह धीरे धीरे कहता है, रे मेरे लिए दुनिया की सबसे खास लड़की है। वह दयालु है, बहादुर है और थोड़ी पागल भी है। उसके अगले पल क्या करने वाली है कोई नहीं जानता, और उसकी हंसी बिल्कुल संगीत जैसी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कॉलिन मुस्कुराता है और अपना फोन निकालता है। वह कहता है, तो फिर उसे खुद बता दो। इसके बाद वह फोन की स्क्रीन किबो की तरफ कर देता है। स्क्रीन पर रे पहले से वीडियो कॉल पर मौजूद थी और उसने किबो की सारी बातें सुन ली थी। किबो की बात सुनकर रे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन आखिरकार किबो और रे फिर से एक साथ आ जाते हैं और उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। कॉलिन का दिल भी हल्का हो जाता है। इस बार वह सब कुछ ठीक करने में कामयाब हो गया था। कुछ दिनों बाद स्कूल की ग्रेजुएशन पार्टी का दिन आखिरकार आ जाता है। पूरी रात लाइटों, हंसी और संगीत से भरी होती है। किबो और रे एक साथ खड़े होते हैं। दोनों मुस्कुराते हैं, अपने हेडफोन लगाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस वक्त उन्हें दुनिया की किसी और चीज की परवाह ही नहीं थी। उनकी खुशी साफ नजर आ रही थी। कॉलिन अमांडा के साथ पार्टी में पहुंचता है और हमेशा की तरह दोनों की खूबसूरती सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जब विजेताओं के नाम की घोषणा होती है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। कॉलिन और अमांडा को प्रॉम का किंग और क्वीन चुना जाता है, लेकिन चमकती लाइटों और तेज संगीत के बीच कॉलिन की नजर भीड़ में रे को ढूंढ रही होती है। आखिरकार उसे रे दिखाई देती है। वह किबो के साथ डांस कर रही थी और खुशी से हंस रही थी। कॉलिन उसे देखकर चुपचाप मुस्कुरा देता है। उसका दिल आज भी रे के लिए धड़कता था, लेकिन इस बार उस प्यार में कोई दर्द नहीं था। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्चा प्यार सिर्फ किसी को पाना नहीं होता, कभी कभी सच्चा प्यार उस इंसान को छोड़ देना भी होता है जिसे तुम चाहते हो।
उसकी गलतियों को माफ करना और उसके लिए खुश रहना भी प्यार ही है। रात खत्म होने लगती है। चमकती लाइटों के बीच कॉलिन के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान होती है। अब वह पहले जैसा अकेला लड़का नहीं था। उसने आखिरकार समझ लिया था कि असली प्यार और खुशी सिर्फ खूबसूरती में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो दिल से तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।